स्टूडेंट्स, तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा क्लास 11 का उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। ठीक है, तो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आज वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी सी बात हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के एनिमल्स होते हैं, है ना, जैसे कि अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स होते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स होते हैं और यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स होते हैं। तो उसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे एनिमल्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेन फोकस जो हमारा रहेगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे रहेगा, जिसमें हम लोग की बात करेंगे बेटा किडनी की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि ये जो किडनी है इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जो नेफ्रॉन होता है, वो नेफ्रॉन की स्टडी करेंगे और हम लोग ये समझेंगे कि कैसे उसके अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि यूरिन के फॉर्मेशन के बाद में कि किस तरह से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है और यूरेथ्रा के थ्रू वो एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो ये इतनी सी बात है कि हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में पूरा हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है और नेफ्रॉन के ऊपर मेन फोकस रहेगा। देखिए यहां से जो क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन एक्सपेक्टेडली हम लोग मान के चलते हैं फिजियोलॉजी के हर चैप्टर से आते हैं, है ना, तो वो दो क्वेश्चन की जिम्मेदारी मेरी है ना। यहाँ पे जितना हो सकता है मैं आपको एनसीईआरटी के ऊपर ज्यादा फोकस रखूंगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है 2020 का भी आप पेपर देखेंगे तो वहां पे भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बिल्कुल एनसीईआरटी, बिल्कुल कंसाइज एनसीईआरटी के ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा है ना। तो मैं सर्वोत्तम में लास्ट 3 साल से काम कर रहा हूं यहाँ पे और ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अभी ऑनलाइन आपको है ना सिखाने को हमारे को मौका मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आपको जितना हो सके है ना मैक्सिमम आपको आउटपुट देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको मेरा नाम बता देता हूं, मेरा नाम है सार्थक मौर्य और एसएम सर से मेरे को इधर जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है बेटा डाउट पोर्टल पे आपका आना चाहिए। एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी बुक आप बगल में रखिए, लेक्चर को सुनते सुनते लाइन बाय लाइन उधर से चलेगा और अपने डाउट सारे जो भी है वो कलेक्ट करते जाइए और उसको क्लियर भी करते जाइए। ठीक है, वैसे तो मेरे लेक्चर के बाद में डाउट आने के चांसेस कम है, फिर भी कोई डाउट आता है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखेंगे फर्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले बेसिक सी बात है कि एक्सक्रीशन जो होता है बेटा, उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन की डेफिनेशन क्या है। देखिए एक्सक्रीशन जो है बेटा, एक्सक्रीशन का मतलब यह है कि जो भी हमारे ब्लड के अंदर जो भी एक्सेस अमाउंट में जो भी चीजें, जैसे वाटर हो गया बेटा, मेनली तो वाटर ही हो गया, वाटर हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, आयंस हो गए, है ना, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फेट हो गया, है ना, तो ये जितने भी आयंस है, कार्बोनेट्स हो गए, तो जितने भी आयंस हैं जो भी एक्सेस में है वो एक्सेस में सारे के सारे क्या होते हैं, किडनी से फिल्टर आउट होके यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये शरीर से उन पदार्थों, मुख्यतः नाइट्रोजनी अपशिष्ट, यही नाइट्रोजनी अपशिष्ट की बात करेंगे हम लोग कि बेटा 3 तरह के नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अमोनिया के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अमोनिया के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में बेटा आपको बताऊंगा यूरिया के बारे में। हम लोग भी बेटा कौन सा नाइट्रोजनस अपशिष्ट को है ना रिमूव आउट करते हैं बॉडी से, यूरिया को करते हैं, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा यूरिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट की बात हो रही है। पदार्थों का निष्कासन, निष्कासन का मतलब रिमूवल हो गया बेटा। जो उपापचयी क्रियाओं, उपापचयी क्रियाओं का मतलब बेटा हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चलती रहती है ना, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस चलती रहती है, उसको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस और उपापचयी क्रियाएं बोलते हैं हम लोग, है ना। तो उसके दौरान जो भी उत्पाद बनता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो भी बाय प्रोडक्ट बनता है, कभी वो अमोनिया बनता है, फिर वो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है, तो ये जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है इसके रिमूवल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये एक डेफिनेशन हो गई एक्सक्रीशन की। दूसरी डेफिनेशन सिमिलरली ये प्रक्रिया जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट, देखिए मेनली किसके ऊपर फोकस करा जा रहा है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट के ऊपर, पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, है ना, फिर CO2 हो गया, अमोनिया हो गया, लवण मतलब कि सॉल्ट्स हो गए बेटा, तथा अत्यधिक जल आदि। तो बेटा जो भी ब्लड के अंदर एक्सेस में है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन के थ्रू क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है बॉडी से। ठीक है, के निष्कासन से संबंधित होती है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। तो ये उत्सर्जन की डेफिनेशन होगी। आई होप इस स्लाइड में आपको किसी को भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब हमारा जो मेन फोकस है बेटा वो नाइट्रोजनस वेस्ट के ऊपर है। किसके ऊपर है, नाइट्रोजनस वेस्ट के ऊपर। 3 तरह के जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक हो गया बेटा अमोनिया, दूसरा हो गया
कौन सा, यूरिया, और तीसरा क्या हो गया, यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा फोकस है वो किसके ऊपर है बेटा, अमोनिया के ऊपर है ना। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हो गई है, और सबसे पहला जो हो गया अमोनिया हो गया। अमोनिया क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो इसका आप केमिकल फॉर्मूला देख लीजिए। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा NH3, अमोनिया। दूसरी बात, ये बेटा सबसे हाईली टॉक्सिक है ना, पर्टिकुलरली नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है, सबसे हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है ये, है ना। सबसे पहले उपापचय नाइट्रोजन अपशिष्ट है ये, मतलब कि कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसमें सबसे पहले बनने वाला जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कौन सा है, अमोनिया है ये, है ना। देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको एक इधर बताता हूं। देखिए, तो यहां पे बेटा अमोनिया जो है, अमोनिया बनता कैसे है। आप अमीनो एसिड का फॉर्मूला जानते हैं बेटा। अमीनो एसिड जो होता है, देखिए बेटा, COH NH2। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ये अमीनो एसिड हो गया, है ना। ये क्या हो गया, अमीनो एसिड हो गया, अमीनो एसिड। अब क्या होता है बेटा, यही अमीनो एसिड ये क्या बनाता है, ये एक चेन बनाता है ना। अमीनो एसिड की जो चेन होती है उसको हम लोग प्रोटीन्स बोलते हैं। अब हम लोग जो भी प्रोटीन्स इंटेक करते हैं, है ना, जो भी डाइट के थ्रू हम लोग प्रोटीन्स लेते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं किसमें, अमीनो एसिड में, और वो अमीनो एसिड की फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। डाइजेशन में हम लोग ये पढ़ते हैं बेटा, है ना। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब अमीनो एसिड अगर हमारे ब्लड के अंदर एक्सेस में हो जाएंगे तो क्या होता है बेटा, कि लीवर में एक रिएक्शन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा डीएमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, विएमिनन बोलते हैं हम लोग इसको। इस डीएमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं अमीनो ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप का रिमूवल होता है। इस अमीनो ग्रुप के रिमूवल की वजह से जो बनता है इधर प्रोडक्ट, वो क्या होता है, वो अमोनिया बनता है। वो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। ठीक है, अब यही जो अमोनिया है बेटा, ये लीवर के अंदर एक ऑर्निथिन साइकिल होती है और उससे वो क्या बन जाता है, यूरिया में बन जाता है। उसका कारण क्या है, जो अमोनिया होता है ना बेटा, वो हाईली टॉक्सिक होता है। इसको जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, वाटर की रिक्वायरमेंट इसको सबसे ज्यादा होती है बॉडी से रिमूव होने के लिए। और जो यूरिक एसिड होता है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है और उसको कम से कम मात्रा या ना की मात्रा चाहिए होती है वाटर की, जिससे वो बॉडी से रिमूव हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि ये जो डीएमिनेशन रिएक्शन हुई जिसमें अमीनो एसिड का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ बेटा, है ना। इसका ब्रेकडाउन हुआ और क्या बना, अमोनिया बना। ठीक है, तो अमोनिया क्या है, ये पहला उपापचय नाइट्रोजन अपशिष्ट है। बट ये क्या है, कौन सी रिएक्शन से हो रहा है, ये लीवर के अंदर, किसमें हो रहा है, लीवर में, है ना। विएमिनन मतलब डीएमिनेशन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। ये मैंने आपको बता दिया डीएमिनेशन रिएक्शन क्या है। देखिए, डीएमिनेशन में वर्ड क्या है, डीएमिनेशन मतलब कि ये जो अमीनो ग्रुप है इसका रिमूवल, डी का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो अमीनो एसिड जो होते हैं बेटा, अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होने के बाद में क्या बनता है, अमोनिया बनता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे बेटा, अमोनिया के उत्पादन एवं निष्कासन में एटीपी का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटीपी इसमें रिक्वायर नहीं होती है। इसके या तो फॉर्मेशन के लिए बेटा, उत्पादन के लिए, या इसके निष्कासन के लिए, बॉडी से निष्कासन के लिए, इसके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्योंकि बेटा ये वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुलनशील है, इजीली ना घुलनशील है, तो ये क्या होता है, पानी के साथ साथ ये निकल जाता है, इसके लिए एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखेंगे बेटा अगला पॉइंट, अमोनिया सर्वाधिक आविष टॉक्सिक है। जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था बेटा, अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया सबसे टॉक्सिक, उसके बाद नंबर किसका आता है, यूरिया। हम लोग यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, और उसके बाद में किसका आता है, यूरिक एसिड। जैसे बर्ड्स जो होते हैं बेटा, है ना, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, वो यूरिक एसिड करते हैं। ठीक है, उसमें पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए होती है उसके रिमूवल के लिए। इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो क्या हो रहा है बेटा, इसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तो दो चीजें होगी अमोनिया के बारे में, एक तो अमोनिया जो है बेटा सबसे पहले बनने वाला नाइट्रोजनस वेस्ट है बॉडी के अंदर। दूसरी बात, कैसे बन रहा है ये, अमीनो एसिड जो है उसके डीएमिनेशन से, उसमें से अमीनो ग्रुप को हटा लेते हैं तो बन जाता है अमोनिया। सबसे ज्यादा टॉक्सिक है ये, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, और इसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होती है बॉडी से बाहर निकलने के लिए, अत्यधिक मात्रा चाहिए होती है पानी की इसको। ठीक है, इसके बाद में अमोनिया सरलता से घुलनशील है। ठीक है, पानी की मात्रा चाहिए बट पानी में घुलनशील सबसे ज्यादा है, इसलिए ये क्या होता है बेटा, आसानी से अमोनिया आयनों के रूप में शरीर की सतह या फिर मछलियों के क्लोम की सतह से विसरण द्वारा
उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, जैसे कि फिश के अंदर है ना, मछलियों में हम लोग जानते हैं बेटा गिल्स होते हैं, तो गिल्स से डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू विसरण के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली डिफ्यूज आउट हो जाते हैं बाहर। ठीक है ना, बॉडी से वो पानी के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं अमोनिया। तो इसलिए यहां पे इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती है। तो बेटा यहां पे वृक्क जो होता है बेटा, किडनी की बात कर रहे हैं हम लोग, किडनी की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि ये घुलनशील है पानी के अंदर, तो बॉडी से इजीली डिफ्यूज हो जाता है। तो इसका मतलब ये किन एनिमल्स के अंदर होगा, किन प्राणियों के अंदर होगा जो कि पानी के अंदर रहते हैं, जिनका हैबिटेट क्या है बेटा, पानी के अंदर रहते हैं। जैसे कि आप बेटा एनिमल डायवर्सिटी में पढ़ते हैं, पहला फाइलम होता है पॉरीफेरा, पूरा पानी के अंदर है। इसके बाद में आप पढ़ते हैं बेटा है ना, निडेरिया पढ़ते हैं, वो भी पानी के अंदर है। उसके बाद में टीनोफोरा पढ़ते हैं, प्लेटीहेलमिंथेस पढ़ते हैं, एस्केलमिंथेस पढ़ते हैं, वो सारे के सारे पानी के अंदर है। आर्थ्रोपोडा के अंदर कुछ एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है, वो पानी के अंदर है। तो जो भी पानी के अंदर है, जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल हो रही है, मतलब उनको अधिक मात्रा में पानी मिल रहा है, तो वो कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट है ना एक्सक्रीट आउट करेंगे, वो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करेंगे। आप क्वेश्चन में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह से। और जो जमीन के ऊपर रहते हैं, स्थलीय हैं वो, तो उनको पानी की इतनी अत्यधिक है ना रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, तो वो अमोनिया एक्सक्रीट आउट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, यूरिया करेंगे, यूरिक एसिड करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने ये समझा कि इनको ये अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसलिए क्या होता है, सतह से, प्राणियों के सतह से इजीली डिफ्यूज हो जाता है ना, विसरण हो जाता है इसका, और इसको क्या होती है, किडनी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको वृक्क की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इन तरह के प्राणियों को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया उत्सर्जी बोलते हैं और अमोनोटेलिक बोलते हैं। तो ये जो प्राणी होते हैं ये अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल बेटा जरूर आपको याद रखना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं अस्थिल मछलियां, ठीक है, मतलब कि बोनी फिशेस बेटा, बोनी फिशेस की बात कर रहे हैं हम लोग, और जलीय उभयचर मतलब एम्फीबिया की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जलीय उभयचर और जलीय कीट, मतलब कि हम लोग है ना किसकी बात कर रहे हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्वेटिक इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब हम लोग बात कर रहे हैं यूरिया की, है ना। तो यूरिया जो होता है, यूरिया अमोनिया के कंपैरिजन थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो यूरिया का निर्माण कहां होता है, इसका लीवर में होता है, और इस साइकिल को बेटा बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा होता है। ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल में क्या होता है बेटा, ये रिएक्शन होती है लीवर के अंदर। कहां होती है, लीवर के अंदर होती है। लीवर के अंदर क्या होता है बेटा कि दो मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो लीवर के सेल्स में अवेलेबल है ना, और 3 एटीपी की इसको आवश्यकता होती है, और वो क्या बनाता है बेटा, ये यूरिया का फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन करता है, यूरिया का फॉर्मेशन करता है, NH2CO NH2 का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसा क्यों हुआ, देखिए सबसे पहली बात है कि यूरिया जो होता है बेटा लीस्ट टॉक्सिक मतलब कि लेस टॉक्सिक होता है देन अमोनिया। तो अमोनिया, जैसे कि हम लोग जो है वो अमोनिया एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनिया को जो पानी की मात्रा है अधिक चाहिए होती है बॉडी से बाहर निकलने के लिए, शरीर से बाहर निकलने के लिए, तो हम लोग उतना पानी ले नहीं सकते, हम लोग 4-5 लीटर दिन भर में पी सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो बट यूरिया जो होता है, यूरिया को कम मात्रा चाहिए होती है, तो इसलिए क्या होता है, हमारे लीवर के अंदर एक साइकिल होती है, इसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। इस साइकिल के दौरान क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और 3 एटीपी की मदद से क्या बनता है, यूरिया बन जाता है। अब ये यूरिया जो है वो बहुत कम मात्रा पानी की से ये बॉडी से बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने ऑर्निथिन साइकिल में जो रिएक्शन होती है वो देख लिया हम लोगों को। क्वेश्चन यहां से ये रहता है बेटा कि कितनी एटीपी की आवश्यकता होती है ऑर्निथिन साइकिल में 2 मॉलिक्यूल NH3 को कन्वर्ट करने में, तो 3 एटीपी की आवश्यकता रहती है। ठीक है, इसका परिवहन रक्त प्लाज्मा द्वारा तथा निष्कासन किडनी के द्वारा होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था बेटा, अमोनिया जो होता है डायरेक्टली बॉडी की सतह से डिफ्यूज हो जाता है, जैसे मछलियों में गिल्स होते हैं वहां से डिफ्यूज हो जाता है, बट ये जो है यूरिया किसके थ्रू बॉडी से बाहर होता है, इसका निष्कासन होता है, इसमें किडनी की जरूरत होती है, तो किडनी के द्वारा ये क्या होता है, बॉडी से निष्कासित होता है, मतलब बाहर निकलता है। कुछ प्राणियों के वृक्कों के अधात्री मैट्रिक्स में, ठीक है, अपेक्षित प्रसारणता का मतलब होता है बेटा ऑस्मोलरिटी को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा ये रह जाती है, ये अमोनिया की तुलना में
कम आविश है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अमोनिया की तुलना में ये कम आविश है, ठीक है, बट यूरिक एसिड की तुलना में ये आविश है, मतलब कि उससे ज्यादा आविश है, मतलब कि उससे ज्यादा टॉक्सिक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा कि क्या होता है, ये कई प्राणियों में, जैसे कि हम लोग भी डिस्कस करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो किडनी के जो मैट्रिक्स जो होती है बेटा, किडनी की मैट्रिक्स का मतलब कुछ भी नहीं है, किडनी बेटा इस शेप की होती है, बीन शेप की होती है, ठीक है। तो इसके जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में क्या होता है, यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। क्या रह जाती है? यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। वो क्यों रह जाती है? टू मेंटेन द ऑस्मोलिटी, या फिर ना हम लोग प्रसरणता बोलते हैं, मतलब कि इधर ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, टू मेंटेन द ऑस्मोलिटी। तो मैंने क्या बोला बेटा, ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होता है हमको, यहां पे यूरिया चाहिए होता है मैट्रिक्स में। क्या ये लाइन क्लियर हो गई बेटा आपको? ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये देखिए बेटा, तो 100 ml रक्त के अंदर कितना अमाउंट ऑफ यूरिया होता है, ये फैक्ट आपको याद रखना है कि 100 ml के अंदर 20 से 40 mg यूरिया प्रेजेंट होता है। 100 ml ब्लड के अंदर 20 से 40 mg यूरिया प्रेजेंट रहता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। वापस से वही लाइन बेटा कि जो यूरिया ना एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी से, दोज एनिमल्स हु विल एक्सक्रीट आउट यूरिया फ्रॉम द बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यूरिया उत्सर्जी बोलते हैं और यूरिया उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमको दो बातें निकल के आई कि बेटा अमोनिया जो होता है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, उसके कंपेरेटिवली जो होता है यूरिया क्या होता है, कम टॉक्सिक होता है। दूसरी बात इधर जो निकल के आई कि अमोनिया को ज्यादा मात्रा चाहिए होती है पानी की बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए, बट यूरिया को क्या चाहिए होती है, कम मात्रा चाहिए होती है। अब आइए बेटा एग्जाम्पल पे आइए, उदाहरण इसके क्या हो जाता है, स्तनधारी मतलब कि मैमल। तो हम लोग क्या हो गए बेटा, यूरिया उत्सर्जी होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूरिया उत्सर्जी में हम लोग का एग्जांपल आ गया। कई स्थलीय उभयचर, तो यहाँ पे एम्फीबियंस आ गए बेटा, जो स्थलीय मतलब कि टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है वो आ गए इधर, और समुद्री मछलियां। तो वहां पे हम लोग ने देखा था बेटा बोनी फिशेस, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, मेराइन फिशेस की बात कर रहे हैं। मेराइन फिशेस इसके अंदर क्या हो जाते हैं आपके, पर्टिकुलरली यूरियोटैलिक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड देखिए बेटा, यूरिक एसिड। तो ये यूरिक एसिड जो है हमारा तीसरा नाइट्रोजनस वेस्ट है ना पदार्थ है। तो ये जो बॉडी से निकलता है, तो इसको क्या होता है, कम मात्रा चाहिए होती है पानी की। तो ये क्या होता है, कम विषैला होता है। तो पहला क्या हो गया बेटा, अमोनिया हो गया, दूसरा क्या हो गया बेटा, यूरिया हो गया, और तीसरा क्या हो गया, यूरिक एसिड हो गया। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो ये क्या हो गया, कम विषैला होता है, ठीक है। यूरिक एसिड के निष्कासन में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमोनिया को जो जल की आवश्यकता होती है बहुत अधिक चाहिए होती है, ठीक है। अमोनिया के बाद में क्या आया बेटा, यूरिया आया, यूरिया को कम चाहिए होती है। इसके बाद में क्या आया बेटा, यूरिक एसिड आया, तो यूरिक एसिड को कम मात्रा चाहिए होती है। इसलिए जब ये बॉडी से बाहर होता है तो ये पेस्ट की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है। जैसे कि बर्ड्स के अंदर आप देखते हैं जो उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो पेस्ट की फॉर्म में होता है, तो उसमें पानी जो होता है बहुत कम होता है, तो उसी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड बोलते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि कम विषैला हो गया, और दूसरा पॉइंट हो गया बेटा इसको पानी की मात्रा बहुत ही कम चाहिए होती है। आ जाइए तीसरे पॉइंट पे, यूरिक एसिड स्थलीय आवास का अनुकूलन है। बिल्कुल सही बात है बेटा, टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं, स्थलीय जो एनिमल्स होते हैं, प्राणी होते हैं, तो उसके लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन है कि वो यूरिक एसिड को नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करे। इसके बाद में आ जाइए, ये यकृत द्वारा उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही, यकृत जो बेटा लीवर जो हो गया, लीवर ही इसको प्रोड्यूस करता है, किसको, यूरिक एसिड को, ठीक है। यह शरीर में जल की हानि को रोकता है, क्योंकि बेटा इसको सबसे कम मात्रा चाहिए होती है पानी की, तो जो बॉडी से जो पानी का जो लॉस होगा उसको कम से कम ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगेन इस तरह के प्राणियों को क्या बोल देंगे, यूरियोत्सर्जिक बोल देंगे और यूरियोटैलिक बोल देंगे, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या है, देखिए सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स हो गए बेटा, पक्षियां हो गए, स्थलीय गोंगो मतलब स्नेल्स हो गए, और कीट हो गए मतलब इंसेक्ट्स हो गए। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हम लोगों को करना है। अभी तक जो भी हमारा जो डिस्कशन हुआ उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन आपको बताना है बेटा। आपको बताना है कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है, पहली बात। उसके बाद में आपको सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में इसमें से सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है और सबसे कम सॉल्युबल कौन सा है वो बताना है। और उसके बाद में रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन, वो बताना है कि पानी की किसको ज्यादा अधिक मात्रा की जरूरत होती है बॉडी से बाहर निकलने के लिए, और किसको कम चाहिए होती है वो बताना है। आपको इसमें ऑर्डर बताना है बेटा कि सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसका है। आप बिल्कुल स्क्रीन को पॉज करिए और इसका जवाब दीजिए बेटा फटाफट से। अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया 15 मिनट में, वो आपको इसका जवाब देना है। चलिए फटाफट से, बिल्कुल तुरंत। ओके यस, तो आप लोगों ने बेटा इसका जवाब ढूंढ लिया होगा। बिल्कुल, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया
तो अमोनिया बेटा, अमोनिया टॉक्सिसिटी के अकॉर्डिंगली अमोनिया जो होता है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है। तो सर इसकी जो टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद में सीक्वेंस में देखेंगे तो बेटा यूरिया हो गया, और उसके बाद में देखेंगे यूरिक एसिड हो गया। पहला क्वेश्चन इधर क्लियर हो गया बेटा हमको, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे बेटा सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सबसे ज्यादा घुलनशील कौन सा है? बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल अमोनिया हो गया, इधर यूरिया हो गया और यूरिक एसिड हो गया, ये क्लियर हो गया हमको। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन, कि किसको रिक्वायरमेंट वाटर की अधिक चाहिए होती है और किसको कम चाहिए होती है। देखिए बेटा, अमोनिया को ज्यादा चाहिए होती है, यूरिया को ज्यादा, मतलब कि कंपैरेटिवली अमोनिया कम चाहिए होती है, और सबसे कम किसको चाहिए होती है? यूरिक एसिड को। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि 3 पॉइंट के बेसिस पे यहां पे क्वेश्चन आता है कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है, सॉल्युबल कौन सा है, और किसको पानी की मात्रा अधिक चाहिए होती है। ये क्लियर है बेटा आपको, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन जो है बेटा एएपीएमटी 2009 का क्वेश्चन है। यहां पे आपसे पूछा गया है कि यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जी उत्पादों में मुख्य नाइट्रोजनी घटक होता है। आपको बताना है कि बेटा यूरिक अम्ल मतलब कि यूरिक एसिड किसमें एक्सक्रीट आउट होता है। अभी हम लोगों ने क्लियरली इसको डिस्कस किया है। फटाफट से स्क्रीन को पॉज करिए और इसका जवाब दीजिए, स्क्रीन को पॉज करिए और इसका जवाब दीजिए। यस बेटा, तो आप लोगों ने इसका जवाब देख लिया होगा। बेटा यहां पे देखिए, आप फर्स्ट पॉइंट देखते हैं जो मेंढक है ना, एम्फीबिया है। तो एम्फीबिया जो होते हैं बेटा वो यूरिया सिक्रीट करते हैं, वो यूरियोटॉलिक होते हैं, है ना। अभी हम लोगों ने देखा मानव जो हो गए बेटा वो भी यूरियोटॉलिक हो गए। यहां पे देखिए केचुआ जो हो गया, मतलब एम्फीबिया जो हो गया, जो एनिलिडा जो हो गया, अर्थवर्म जो हो गया, वो भी यूरियोटॉलिक है इधर। यहाँ पे इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा बेटा? कॉकरोच निकल के आ जाएगा, तिलचट्टा। मतलब जो इंसेक्ट्स है वो इंसेक्ट्स क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं? पर्टिकुलरली यूरिक एसिड। तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया ये एएपीएमटी 2009 का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन तुरंत हम लोग और डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजनी अपशिष्ट की यूरिक अम्ल विधि में बाहर निकाला जाना पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि नाइट्रोजनी अपशिष्टों को यूरिक अम्ल विधि से बाहर निकाला जाना पाया जाता है। अब देखिए बेटा यहाँ पे आप एक कॉमन चीज देखिए, 2009 में आपको यूरिक अम्ल के ऊपर क्वेश्चन आया, और अब आप इसी को सेम चीज को देखिए कि 2011 में भी आपको क्या है, यूरिक अम्ल के ऊपर क्वेश्चन आया। मतलब कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको हमको ढंग से पढ़ना है और एनसीईआरटी बेस्ड है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए और अपना जवाब दीजिए, है ना। स्क्रीन को पॉज करिए और अपना जवाब दीजिए, ठीक है। तो आई होप या आपने सभी ने इसका आंसर करेक्ट ढूंढ लिया होगा। तो सरीसृपों मतलब रेप्टाइल्स के अंदर और पक्षियों में, बर्ड्स के अंदर, तो इसका पहला ही आंसर सही हो गया। यहाँ पे दे रखा है बेटा पक्षियों के अंदर तो यूरिक एसिड होता है, बट यहाँ पे दे रखा है एनिलिडो, एनिलिडो के अंदर क्या होता है बेटा? यूरिया होता है। तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके बाद में देखिए बेटा एम्फीबियन और सरीसृपों, यहाँ पे सरीसृपों के अकॉर्डिंगली ये सही हो गया, बट एम्फीबिया के अकॉर्डिंगली गलत हो गया, क्योंकि एम्फीबिया क्या हो गया? यूरियोटॉलिक हो गए, और कीटो तथा एम्फीबियो, तो यहाँ पे भी एम्फीबियन के अकॉर्डिंगली ये गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। तो यहाँ पे बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे एनिमल्स है, अगर वो पानी में रहने वाले एनिमल्स है तो वो तो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करेंगे, टेरेस्ट्रियल है तो वो यूरिक एसिड और यूरिया एक्सक्रीट आउट करेंगे। तो वहां पे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करने वाले मेनली जो हो गए वो इंसेक्ट्स हो गए बेटा, और बर्ड्स हो गए, ठीक है, और रेप्टाइल्स हो गए, और उसके अलावा जो बच्चे आते हैं बेटा वो क्या हो जाते हैं? वो यूरियोटॉलिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आई होप ये क्लियर होगा आपको, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे बेटा एक टेबलेट फॉर्म में हम लोगों ने सारा क्लासिफाई कर लिया है। आपको बस ये चीज को ध्यान रखना है, सारा आपका पिछला जो है वो इसी के अंदर समराइज हो गया। देखिए अमोनोटॉलिक जो होते हैं, अमोनोटॉलिक के अंदर आप जानते हैं बेटा जो पॉरीफेरस है, जो एस्केलमिंथेस है, ये सारे के सारे अमोनोटॉलिक होते हैं। मेनली जो इनका हैबिटेट होता है बेटा वो वाटर के अंदर होता है। डायरेक्टली जो होता है बॉडी की, है ना, सतह से, है ना, निसरण द्वारा, मतलब कि डिफ्यूजन के द्वारा ये क्या है, अमोनिया का एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा का मतलब यही हो गया बेटा जो पानी में रहने वाले हो गए, ठीक है। मोलस्का हो गया, स्नेल्स हो गया, एकाइनोडर्मेटा हो गया, और फ्रेश वाटर फिशेस और एक्वेटिक एम्फीबिया। देखिए इधर आप नोटिस करेंगे तो एक्वेटिक वर्ड इसके आगे लग रहा है, मतलब पानी मेन फोकस है, मतलब कि पानी जहां पे अधिक मात्रा में चाहिए होगा वहां पे इसका मेन फोकस है, ठीक है। इसके बाद में यूरिया की बात करते हैं हम लोग। मैमल्स के अंदर, एम्फीबिया के अंदर, मैराइन फिश के अंदर और अर्थवॉर्म के अंदर, ठीक है। मैमल्स के अंदर, एम्फीबिया के अंदर, मैराइन फिश के अंदर और अर्थवॉर्म के अंदर। इसके बाद में यूरिक एसिड की बात करते हैं बेटा। यूरिक एसिड के लिए मैंने आपको बता दिया है, एक तो रेप्टाइल्स याद रखिए, बर्ड्स याद रखिए, इंसेक्ट्स याद रखिए और लैंड स्नेल्स, ठीक है। वापस से रिपीट करते हैं। देखिए यूरिक एसिड याद रखिए आप, यूरिक एसिड किसके अंदर होता है? रेप्टाइल्स के अंदर होता है बेटा, बर्ड्स के अंदर होता है, ठीक है ना, और स्नेल्स के अंदर होता है, लैंड स्नेल्स के अंदर होता है और इंसेक्ट्स के अंदर होता है, ठीक है।
पानी में रहने वाले अधिकतर क्या होते हैं, अमोनोटॉनिक होते हैं, और उसके अलावा बच्चे जो बेटा हो गए वो यूरोटॉनिक हो गए, जैसे कि अपना मैमल्स हो गया, एम्फीबिया हो गया, मैराइन फिश हो गया और अर्थवर्म हो गया। ठीक है, तो ये आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर होगी। इसके बाद आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। यहां पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो रिवाइज करवा रहा हूं, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट है ये कुछ। यहाँ पे देखिए बेटा, जो भी आप ना उच्च प्रोटीन युक्त भोजन ग्रहण करने पे मूत्र में यूरिया बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोटीन से बेटा, जो भी हम लोग प्रोटीन्स लेते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं किसके अंदर, अमीनो एसिड में, और वो अमीनो एसिड ही क्या होते हैं, हमारे रक्त के अंदर जाते हैं और वो पर्टिकुलरली सेल्स के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम लोगों ने अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन ले लिया तो अमीनो एसिड की भी मात्रा क्या हो जाती है, बॉडी में बढ़ जाएगी, और वो अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से क्या होगा बेटा, वो अमीनो एसिड का जब ब्रेक डाउन होगा और उसमें से जो अमीनो ग्रुप होगा वो अमीनो ग्रुप क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, और वो अमोनिया की क्या करेगा, फिर पर्टिकुलरली यूरिया बनाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अमोनिया ही लीवर के अंदर ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू क्या बनाता है, यूरिया बनाता है। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सी बात है, अगर आप प्रोटीन का ज्यादा सेवन करेंगे, मतलब ग्रहण करेंगे, तो मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं बेटा कि अगर लंबे समय तक भूखे व्यक्ति को भूख हड़ताल के मूत्र मार्ग में कीटोन बॉडीज उपस्थित होती हैं, जैसे कि कीटोन यूरिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना बेटा, कि जो लंबे समय तक है ना, लंबे समय तक अगर भूख हड़ताल करेगा, मतलब कि अगर वो पर्टिकुलरली स्टारवेशन की कंडीशन में, मतलब उसके है ना शरीर के अंदर भोजन नहीं जा रहा है, तो उस केस में क्या होता है बेटा, उस केस में जो पर्टिकुलरली जो फैट्स हैं है ना, बॉडी के अंदर जो फैट्स है, वो फैट्स का ब्रेक डाउन होने लग जाता है, और उस फैट्स के ब्रेक डाउन होने की वजह से उसमें क्या होता है, कुछ है ना बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, और उसमें बाय प्रोडक्ट्स में क्या बनती है, कीटोन बॉडीज बनती है। ठीक है, तो ये जो कीटोन बॉडीज जो बन रही है और ये जो यूरिन के थ्रू निकल रही है, तो इसी का ना डिसऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन यूरिया बोलते हैं, है ना। तो जनरली बेटा कीटोन बॉडीज हमारे यूरिन में नहीं प्रेजेंट होती है, बट इस केस में क्या हो रहा है, वो कीटोन बॉडीज बन रही है, क्योंकि पर्टिकुलरली बॉडी को जो हो रहा है वो प्रोटीन नहीं मिल रहा है भरपूर मात्रा में, तो वो प्रोटीन नहीं मिल रहा है, फैट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो फैट का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो कीटोन बॉडीज बन रही है। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट क्लियर है, और ये पॉइंट भी क्लियर है कि पर्टिकुलरली भूख हड़ताल के केस में क्या होता है कि कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, और उसी को क्या बोलते हैं, कीटोन यूरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेटा जो भी है, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स के फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड मॉड्यूल में क्वेश्चंस मिलते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके इस वाले कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे, है ना। इसके बाद में देखते हैं बेटा, लीवर में ऑर्निथिन साइकिल पाया जाता है। तो ये चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा, ऑर्निथिन साइकिल जो होती है वो लीवर के अंदर होती है, और उसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कितने एटीपी की जरूरत पड़ती है, 3 एटीपी की जरूरत पड़ती है, और क्या बनाता है, एक मॉलिक्यूल यूरिया का बनाता है। तो ऑर्निथिन साइकिल जो होती है वो कहां होती है, लीवर में होती है। ठीक है, अब देखिए ऑर्निथिन साइकिल एक इटसेल्फ एक पूरा टॉपिक होता है ना, उसमें बहुत सारे बीच बीच में रिएक्शंस होती है, तो वो हम लोग उधर डिटेल में नहीं जा रहे, वो मॉड्यूल में दे भी रखिए, और अपने इतना सिलेबस में डिटेल में नहीं है। आपको इधर इंपॉर्टेंटली याद क्या रखना है कि ऑर्निथिन साइकिल होती कहां है, वो लीवर में होती है। ऑर्निथिन साइकिल में होता क्या है, वो आपको ध्यान रखना है कि जो अमोनिया है, जो हाईली टॉक्सिक है, वो लीस्ट टॉक्सिक में कन्वर्ट होता है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें सर्वाधिक मात्रा में यूरिया हेपेटिक वेन में होती है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि जो हेपेटिक वेन जो होती है बेटा, वो कहां से निकल रही है, वो लीवर से निकल रही है। ठीक है, और लीवर में क्या हो रही है, ऑर्निथिन साइकिल हो रही है, और ऑर्निथिन साइकिल में क्या हो रहा है, यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हेपेटिक वेन अगर लीवर से निकल रही है, तो सबसे ज्यादा अत्यधिक मात्रा में यूरिया किसके अंदर प्रेजेंट होगा, हेपेटिक वेन के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये बात हमको क्लियर हो गई, है ना। सबसे कम मात्रा में यूरिया रीनल वेन में होती है। अब जो रीनल वेन है बेटा, वो कहां से निकल रही है, वो किडनी से निकल रही है। ठीक है, वो कहां से निकल रही है, किडनी से निकल रही है, और किडनी का काम क्या है, किडनी का काम है फिल्ट्रेशन। ठीक है, जो भी हमारे ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिक है, जो भी एक्सेस में, उसका फिल्टर आउट कर लेना। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है हमारे ब्लड के अंदर, यूरिया जो है, वो यूरिया क्या होता है, फिल्टर आउट हो जाता है किडनी में। तो रीनल आर्टरी एंटर हुई किडनी के अंदर, वो उसके अंदर क्या है, टॉक्सिसिटी है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, और रीनल वेन क्या है, किडनी से बाहर निकली, और उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर लीस्ट टॉक्सिक होगा, मतलब उसके अंदर यूरिया है ना बहुत ही कम मात्रा में होगा। तो सबसे कम मात्रा में यूरिया किसके अंदर होता है, रीनल वेन में होता है। ये बात क्लियर हो गई ना, है ना। चल इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यदि लीवर कार्यहीन हो जाए तो रक्त में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती। अब देखिए ये सारे के सारे पॉइंट बेटा एक दूसरे में लिंक करते हैं। जहां हम लोग ये समझ जाए कि लीवर के अंदर ऑर्निथिन साइकिल होती है, तो वहां पे ये सारे पॉइंट हम लोग लिंक कर सकते हैं। लीवर के अंदर अगर ऑर्निथिन साइकिल होती है और लीवर अगर कार्यहीन हो जाए, मतलब कि लीवर काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, ऑर्निथिन साइकिल नहीं होगी।
तो अमोनिया तो बन रहा है बेटा, अमोनिया के बनने से वो क्या हो रहा है, वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो ब्लड के अंदर किसकी मात्रा अधिक हो जाएगी, अमोनिया की मात्रा अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर है हमको। इसके बाद में देखेंगे यदि किडनी कार्यहीन हो जाए तो यूरिया बढ़ेगा। यस, तो किडनी क्या कर रही है, नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या कर रही है, फिल्टर आउट कर रही है। एक्सक्रीशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर, वो किडनी है। तो अगर किडनी जो हो जाएगी, कार्यहीन हो जाएगी, तो यूरिया का फॉर्मेशन जो होगा वो पर्टिकुलरली उसी लेवल पे होगा, है ना। लीवर तो अपना काम करेगा बट किडनी उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाएगी, तो ब्लड के अंदर क्या होगा, यूरिया का जो पर्टिकुलरली लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, यदि किडनी कार्यहीन हो जाए तो यूरिया बढ़ेगा रक्त के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बेटा, वेल तथा ऊंट का अपिष्ट पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं जो मैमल्स जो होते हैं, है ना। तो मैमल्स के अंदर जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो मैमल्स होते हैं वो यूरियोटोलिक होते हैं। यूरियोटोलिक का मतलब वो यूरिया अपना नाइट्रोजनस वेस्ट बनाते हैं और वो यूरिया ही नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर अर्थवॉर्म अमोनोटोलिक हो जाते हैं। यस, तो अभी अर्थवॉर्म एनिलिडा के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो होते हैं बेटा वो क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो एक्सक्रीट आउट करते हैं यूरिया, है ना, वो यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब देखिए अगर उसको पानी की मात्रा अत्यधिक मिल जाती है तो वो क्या करेंगे, वो अमोनिया को ही डायरेक्टली डिफ्यूज आउट करेंगे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो वो किसको करेंगे, डायरेक्टली अमोनिया को ही एक्सक्रीट आउट करेंगे, क्योंकि उनको पानी की मात्रा अत्यधिक मिल गई है। क्योंकि हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि अगर पानी की मात्रा अत्यधिक मिल जाएगी किसी भी एनिमल को तो वो अमोनोटोलिक हो जाएगा। तो जो अर्थवॉर्म है बेटा, अर्थवॉर्म है ना, ये अमोनोटोलिक हो जाते हैं अगर इसको पानी की मात्रा अत्यधिक मिल जाती है तो। इसके बाद में 8 पॉइंट देखेंगे बेटा, ऑर्निथिन साइकिल रक्त में CO2 तथा NH3 का निष्कासन करती है। यस, अभी अभी हम लोगों ने बेटा एक रिएक्शन देखी जिसमें हम लोगों ने देखा कि, देखेंगे बेटा वापस से रिएक्शन दिखाता हूं मैं आपको। यस, दिस रिएक्शन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ऑर्निथिन साइकिल में क्या होता है, अमोनिया जो होता है और CO2। तो ऑर्निथिन साइकिल में जो अमोनिया है और CO2 का मेनली रिमूवल हो रहा है। अमोनिया क्या हो रहा है, लीस्ट टॉक्सिक में कन्वर्ट हो रहा है, यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके साथ साथ CO2 भी रिमूव हो रहा है। तो अगर हम लोग बोल सकेंगे ऑर्निथिन साइकिल में अमोनिया और CO2 का, है ना, रिमूवल हो रहा है, तो ये भी बात सही है, क्योंकि अमोनिया और CO2 मिलकर क्या बना रही है, यूरिया बना रही है, और यूरिया किस में हो रहा है, किडनी में फिल्टर आउट हो रहा है और बॉडी से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमको क्लियर होना चाहिए कि ऑर्निथिन साइकिल में क्या होता है बेटा, कि CO2 एंड NH3 का निष्कासन करती है। ऑर्निथिन साइकिल क्या करती है, CO2 का और NH3 का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्निथिन साइकिल में बेटा कितने ATP यूज होते हैं एक मॉलिक्यूल यूरिया बनाने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा आपको कि 3 ATP यूज होते हैं। कितने, 3 ATP यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया हमको। यस, अब ये जो टेबुलर फॉर्म में हम लोगों ने सारे के सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर विद देयर एनिमल्स हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिए हैं। आपके लिए बिल्कुल आसान है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको बिल्कुल आपके नोट्स में आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से पहले आप इसको रिवाइज कर लेंगे, आपके सारे क्वेश्चन इससे क्लियर आउट हो जाते हैं। देखिए बेटा कि जनरल बॉडी सरफेस, है ना, तो इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रोटोजोआ से टीनोफोरा, मैंने आपको बताया था कि जितने भी एक्वेटिक है, टीनोफोरा तक एक्वेटिक है, इसके बाद में एकेनोडर्मेटा भी एक्वेटिक है। तो एक्वेटिक के अंदर पर्टिकुलरली डायरेक्टली बॉडी सरफेस से उनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी सरफेस से उससे डिफ्यूज आउट होके जो भी एक्सक्रीटरी उनका वेस्ट है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे बेटा फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स किसके अंदर होते हैं, फ्लैटवॉर्म के अंदर होते हैं, रोटिफर्स में होते हैं और एम्फिऑक्सिस में होते हैं। ठीक है, एम्फिऑक्सिस जो होता है सिफिलोकॉर्डिटा का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेम सेल्स किसके अंदर पाए जाते हैं, फ्लैटवॉर्म, रोटिफर्स एंड एम्फिऑक्सिस में। ठीक है, इसके बाद में लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल, या फिर यहाँ पे आपको रेनेट सेल्स के बारे में भी न पढ़ाया जाता है। जब आप एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो रेनेट सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा, एस्केल मिंथेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेफ्रीडिया किसके अंदर हो गया, एनिलिडा के अंदर हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इंपॉर्टेंटली मार्क करना है कि नेफ्रीडिया जो होता है एनिलिडा के अंदर होता है। क्वेश्चंस आपको जनरली मिलते हैं इससे। ठीक है, इसके बाद में मेल्फिगन टिब्यूल्स, यस दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मेल्फिगन टिब्यूल्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि इंसेक्ट्स के अंदर, सेंटीपेड के अंदर और मिलीपेड के अंदर। तो मतलब कि मेनली जो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स के अंदर मेल्फिगन टिब्यूल होता है। जब हम लोग कॉकरोच पढ़ते हैं तो कॉकरोच के अंदर भी हमको पढ़ाया जाता है कि मेल्फिगन टिब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन
कॉकरोच, है ना। आर्थ्रोपोडा के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं कि, है ना, जब एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो वहां पे भी पढ़ते हैं कि आर्थ्रोपोडा के अंदर जो इंसेक्ट्स है उसका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो मैल्फिगन टिब्यूल्स होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ग्रीन ग्लैंड और एंटीनर ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है वो किसमें, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जैसे कि क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स के अंदर पाई जाती है। वो कौन सी, ग्रीन ग्लैंड और एंटीनर ग्लैंड। इसके बाद में कॉक्सल ग्रंथि, ठीक है, कॉक्सल ग्रंथि जो प्रेजेंट होती है वो स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन में प्रेजेंट होती है ना। तो ये एज इट इज हमको ध्यान होनी चाहिए सारी चीजें कि कौन सी चीज कहां प्रेजेंट होती है। बोजेनस के अंग मतलब कि कैबर्स अंग जो होते हैं वो किसमें होते हैं, मोलस्का के अंदर होते हैं, ठीक है। और किडनी जो होती है, किडनी हम लोगों ने देखा कि वर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं। तो मेनली हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया है। जब आप देखोगे बेटा ये इनवर्टिब्रेट्स का हो गया और वर्टिब्रेट्स का हो गया, तो वर्टिब्रेट्स में तो सीधे सीधे तो किडनी हम लोगों ने देख लिया, और इनवर्टिब्रेट्स में अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है जो हम लोगों ने देखे, ठीक है। तो एक बार वापस से देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या समझा बेटा। हम लोगों ने देखा कि बॉडी सरफेस से डायरेक्टली डिफ्यूज किसमें हो जाता है, प्रोटोजोआ, टिनोफोरा और गाइनोडर्मेटा, ठीक है। फ्लेम सेल्स बोलिए बेटा, फ्लेम सेल्स जो होते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस, इंपॉर्टेंटली याद रखना है आपको। रेनेट सेल्स बोले या लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बोले तो वो आपको ध्यान रखना है किसके अंदर होते हैं, एस्केलमिन्थेस के अंदर होते हैं। नेफ्रिडिया बोले तो एनिडिडा याद रखना है आपको, ठीक है। मैल्फिगन टिब्यूल्स बोले तो है ना आपको पर्टिकुलरली कॉकरोच याद रखना है या फिर इंसेक्ट्स याद रखना है। जनरली आपको कॉकरोच के ऊपर भी क्वेश्चन जब बनता है तो वो आपको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पे बनेगा, तो वो मैल्फिगन टिब्यूल से बनेगा, ठीक है। एंटीनर ग्लैंड आपको याद रखे तो क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स के बारे में याद रखना है आपको, ठीक है। कॉक्सल ग्लैंड के बारे में याद रखे तो स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस के बारे में याद रखना है आपको, यस। एंड बोजेनस के अंग, तो ये जो है ये मोलस्का में होते हैं, और किडनी हमको पता ही है वर्टिब्रेट्स के अंदर होती है, और जिसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखिए बेटा टाइप्स ऑफ किडनी, है ना। अब जो हम लोग वर्टिब्रेट्स में बात करते हैं किडनी की, तो किडनी भी बेटा तीन प्रकार की होती है। एक होती है प्रोनेफ्रिक किडनी, एक होती है मीजोनेफ्रिक किडनी, और एक होती है मेटानेफ्रिक किडनी, है ना। तो हम लोग एक प्रिमिटिव से एक एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। तो प्रिमिटिव जो पर्टिकुलरली एनिमल्स हैं तो उनके पास में प्रिमिटिव टाइप की किडनी है ना। प्रिमिटिव टाइप की किडनी का मतलब उसके अंदर जो नेफ्रॉन्स होंगे, है ना। तो ये जो बॉमस कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले, अगर आप अभी नहीं जानते तो ये हम लोग पढ़ेंगे बेटा, इसको हम लोग नेफ्रॉन में पढ़ेंगे, है ना। नेफ्रॉन का जब स्ट्रक्चर समझेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन के अंदर एक तो ट्यूबुलर पार्ट होता है और एक उसके अंदर बॉमस कैप्सूल होता है। तो यहां पे जो बॉमस कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले प्रोनेफ्रिक किडनी में दोनों ही एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रोनेफ्रिक किडनी के अंदर बॉमस कैप्सूल भी एब्सेंट है और लूप ऑफ हेनले भी एब्सेंट है। इसका एग्जांपल जो है बेटा टैडपोल लार्वा, है ना। तो टैडपोल लार्वा जो होते हैं उसका एग्जांपल हो जाते हैं जिसके अंदर क्या होता है, बॉमस कैप्सूल एंड लूप ऑफ हेनले। इसके बाद में मीजोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी मतलब कि एक प्रिमिटिव किडनी के बाद में थोड़ा सा एडवांसमेंट आया है, जिसके अंदर क्या हो गया कि बॉमस कैप्सूल तो प्रेजेंट है बट इसके अंदर लूप ऑफ हेनले नहीं है। एक चीज मैं यहां पे आपको और बता दूं, जो लूप ऑफ हेनले है बेटा, लूप ऑफ हेनले कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मान लीजिए कि किसी एनिमल के अंदर ऑलरेडी उसका हैबिटेट क्या है बेटा, वाटर है। फिश और एम्फीबिया जो है वो तो पानी के अंदर ही रहते हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा कंजर्वेशन नहीं करना है वाटर का, तो उसके अंदर लूप ऑफ हेनले की अभी जरूरत ही नहीं है। तो उसके अंदर क्या फॉर्म हुआ है, अभी बॉमस कैप्सूल फॉर्म हुआ है बट उसके अंदर लूप ऑफ हेनले नहीं है। इसके बाद में जब हम लोग बात करते हैं बेटा मेटानेफ्रिक किडनी की, तो मेटानेफ्रिक किडनी जो होता है, जो एडवांस एनिमल्स हैं, है ना, जो वर्टिब्रेट्स हैं, टेट्रापोड्स हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए बेटा, बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए, इसके अंदर प्रेजेंट होती है मेटानेफ्रिक किडनी। और जनरली आप इसका हैबिटेट भी देखेंगे तो इनका हैबिटेट क्या है बेटा, टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, स्थलीय है ये। तो स्थलीय है तो इनको क्या करना है बेटा, वाटर को कंजर्व करना है। तो इसके अंदर क्या हो गया बेटा, लूप ऑफ हेनले भी प्रेजेंट हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम लोग एक प्रिमिटिव से एक एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, तो इसमें दोनों ही एब्सेंट है, बॉमस कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले। मीजोनेफ्रिक में क्या प्रेजेंट है बेटा, बॉमस कैप्सूल प्रेजेंट है, लूप ऑफ हेनले एब्सेंट है। और मेटानेफ्रिक किडनी के अंदर दोनों ही प्रेजेंट है, आपके बॉमस कैप्सूल भी प्रेजेंट है और लूप ऑफ हेनले। और इसी के बारे में हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे जब नेफ्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये चीज आपको क्लियर होगी। इसके बाद में आ जाते हैं बेटा यहां पे, यस दिस पार्ट, लूप ऑफ हेनले, है ना। तो लूप ऑफ हेनले जो है उसको भी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि किसके अंदर एब्सेंट है, किसके अंदर इनकम्प्लीट है और किसके अंदर कंप्लीट है। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा कि ये जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स है, इसके अंदर लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट तो है ना, बट इसके अंदर भी है ना क्लासिफिकेशन ही किसके अंदर एब्सेंट है और किसके अंदर इनकम्प्लीट है और किसके अंदर कंप्लीट है। अब जैसे कि आप देखेंगे कि हम लोगों ने देखा कि एब्सेंट किसके अंदर है, फिश और एम्फीबिया, यस, इसके अंदर तो लूप ऑफ हेनले की जरूरत ही नहीं है, इसके अंदर हम लोगों को वाटर का कंजर्वेशन करना ही नहीं है,
क्योंकि वाटर ऑफ, जब बोला जाता है कि लूप ऑफ हेनले की लेंथ डिसाइड करती है कि वाटर का कंजर्वेशन कितना होना है ना, तो लूप ऑफ हेनले जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि उसका जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहां से जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और जितना ज्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है तो यूरिन क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिश और एम्फीबिया है तो इनको तो वाटर की रिक्वायरमेंट इनको पूरी की पूरी बॉडी के अंदर रहती है, तो इनको वाटर को कंजर्व करना ही नहीं है। तो यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनले होता है इसके अंदर एब्सेंट होता है। इनकम्प्लीट किसके अंदर होता है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर अभी कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ लूप ऑफ हेनले नहीं होता है, इसके अंदर एक इनकम्प्लीट लूप ऑफ हेनले होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कंप्लीट किसके अंदर होता है, मैमल्स के अंदर होता है। ठीक है, तो मैमल्स के अंदर अभी हम लोग आगे जो हमारा आने वाला लेक्चर है, जब हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पूरा कंप्लीट बॉमस कैप्सूल और नेफ्रॉन, बॉमस कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले के अंदर किस तरह से रीएब्जॉर्प्शन होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है और उसके अंदर सिक्रीशन होता है। मतलब कि जब हम लोग यूरिन फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि लूप ऑफ हेनले का क्या रोल रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि इनका इसके अंदर बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स के अंदर पर्टिकुलरली लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट तो रहता है, बट इसके अंदर बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर इनकम्प्लीट होता है और मैमल्स के अंदर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। क्विकली हम लोग 2 मिनट में पूरा लेक्चर को सम अप करते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया बेटा एक्सक्रीशन की डेफिनेशन से। हम लोगों ने ये सीखा कि जो भी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, जो भी एक्सेस में होता है, वो पर्टिकुलरली कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग एनिमल्स में, जैसे हमारे अंदर किडनी, उसके थ्रू वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसमें मेनली क्या होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं, बोलिए फटाफट से। पहला जो होता है बेटा अमोनिया होता है, दूसरा क्या होता है बेटा यूरिया होता है, तीसरा क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं बेटा, अमोनिया जो होता है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है या हाईली टॉक्सिक होता है? यस, हाईली टॉक्सिक होता है। अब मैं पूछ रहा हूं यूरिक एसिड बेटा लीस्ट टॉक्सिक होता है या हाईली टॉक्सिक होता है? यस, लीस्ट टॉक्सिक होता है। वाटर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग जब बात करते हैं तो अमोनिया को ज्यादा, यस, और यूरिक एसिड को कम। ठीक है, वाटर की रिक्वायरमेंट हो गया। इसके बाद में हम लोग जब बात करते हैं कि ऑर्निथिन साइकिल कहां पे होती है, तो लीवर के अंदर होती है। ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल के अंदर क्या क्या मॉलिक्यूल यूरिया में कन्वर्ट होता है, तो 1 इज NH3, अदर 1 इज CO2। कितने एटीपी चाहिए होते हैं? 3 एटीपी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले जो एनिमल्स होते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल पूछता जाता हूं, रेप्टाइल्स क्या करता है बेटा? यस, यूरिक एसिड। मैमल्स क्या करता है? यूरिया। यस, फिर हम लोग लैंड स्नेल्स की बात करते हैं, वो क्या करता है? यूरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल्स आपको पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि अलग अलग एनिमल्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या होता है, फटाफट से बताइए। यस, फ्लेम सेल्स होते हैं। नेफ्रिडिया किसके अंदर होता है? यस, एनिलिडा के अंदर होता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि किडनी किसके अंदर होती है? यस, मैमल्स के अंदर होती है। बॉडी सरफेस किसकी होती है? पॉरीफेरा की होती है, टिनोफोरा की होती है, निडेरिया की होती है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग ने डिस्कस किया कि पर्टिकुलरली प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी के अंदर, प्रोनेफ्रिक किडनी के अंदर बॉमस कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट और एब्सेंट। जब हम लोग बात करते हैं मेटानेफ्रिक किडनी के अंदर बॉमस कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट और एब्सेंट, बोथ प्रेजेंट। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं मीजोनेफ्रिक किडनी के अंदर लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट और एब्सेंट। मीजोनेफ्रिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा? इसके अंदर हो जाएगा आपका एम्फीबिया और फिश। अच्छा, एम्फीबिया और फिश के अंदर लूप ऑफ हेनले एब्सेंट। यस, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट और एब्सेंट। यस, प्रेजेंट, बट कंप्लीट और इनकम्प्लीट? यस, इनकम्प्लीट। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं मैमल्स के अंदर लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट और एब्सेंट। यस, प्रेजेंट। कंप्लीट और इनकम्प्लीट? कंप्लीट। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र में कौन कौन सी चीजें होती है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। एक जोड़ी वक्र, जिस तरह से आप डायग्राम में देख रहे हैं बेटा, तो हम लोग के पास में पेयर ऑफ किडनीज होती है। ठीक है, एक जोड़ी मूत्र नलिका, तो ये बेटा मूत्र नलिका आप मूत्र वाहिनी की फॉर्म में इधर देख रहे हैं, तो इसको यूरेटर भी बोलते हैं हम लोग। तो किडनी से जो निकलने वाली जो होती है, जो यूरिन को कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं और मूत्र वाहिनी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में मूत्राशय जो हो गया वो यूरिनरी ब्लैडर हो गया, जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद में एक मूत्र मार्ग, मतलब कि यूरेथ्रा। तो ये जो मूत्र मार्ग है बेटा, पर्टिकुलरली यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन है, यूरिन को वो एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है फ्रॉम द बॉडी। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या बात करी? पेयर ऑफ किडनी होगी, उसके बाद में मूत्रवाहिनी होगी, मूत्राशय हो गया और मूत्र मार्ग हो गया। तो ये तो आपके सारे के सारे जो हो गए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ये आपके उत्सर्जित तंत्र में ये इतने पार्ट्स हैं जो मेन है, जिसमें हम लोग वक्र के बारे में सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा किडनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये रेडिश
ब्राउन कलर का होता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये बीन शेप्ड होता है। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिस तरह से, जैसे राजमा का ना शेप होता है उसी तरह से ये शेप आपको दिख रहा है, ठीक है। दूसरी बात, जहां से हम लोग बाहर से स्टार्ट करें तो वक्र आवरण, मतलब कि ये इसकी कवरिंग होती है जो किडनी की होती है, इसको हम लोग रीनल कैप्सूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रीनल कैप्सूल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल भी बोलते हैं। दूसरी बात, जैसे हम लोग रीनल कैप्सूल के अंदर की तरफ में जाते हैं तो किडनी जो होती है बेटा दो भागों में डिवाइडेड होती है। तो पहला जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉर्टेक्स, ठीक है, वल्कुट। तो ये जो होता है बेटा इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। और दूसरा जो अंदरी भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं मध्यांश, मेडुला, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं, है ना। तो मतलब मेडुला कहां से है बेटा? ये जो इसके अंदर वाला जो पार्ट है वो मेडुला हो गया, ठीक है। इसके अंदर वाला पार्ट मेडुला हो गया और इसके बाहर वाला पार्ट क्या हो गया? कॉर्टेक्स हो गया। तो कॉर्टेक्स जो है वो इतना पार्ट हो गया और उसके बाद में मेडुला वाला पार्ट हो गया। तो दिस रीजन इज द कॉर्टेक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वल्कुट भी बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई, है ना। अब आप जब देखोगे जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के अंदर वाला जो पार्ट है मेडुला, मेडुला के अंदर आपको पिरामिड शेप आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये पिरामिड शेप जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको मैं और हाईलाइट करके बताता हूं आपको कि ये जो पिरामिड शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर, दिस पिरामिड शेप स्ट्रक्चर, इस पिरामिड शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, क्योंकि ये मेडुला वाले रीजन में और ये पिरामिड शेप में है तो इसको क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। दिस वन इज द मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं ये मेडुलरी पिरामिड है। और अभी हम लोग देखेंगे कि किडनी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है नेफ्रॉन होती है वो। और नेफ्रॉन जो होते हैं इसी मेडुलरी पिरामिड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? मध्यांश पिरामिड बोलते हैं, इसको मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर हम लोगों ने मेडुलरी पिरामिड देख लिया। अब मेडुलरी पिरामिड में जिस तरह से अभी मैंने बताया कि नेफ्रॉन्स होता है और नेफ्रॉन्स जो होता है ना, व्रकाणु जो होते हैं वो पर्टिकुलरली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, और उसी में पर्टिकुलरली सारा का सारा जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो उसी के अंदर होता है। तो वो कहां प्रेजेंट होती है? मेडुलरी पिरामिड में। तो ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइंस दिखा रखी है ना बेटा इसके अंदर डायग्राम के अंदर, तो ये आपको उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ठीक है। उसी तरह का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद में हम लोग जब अंदर की तरफ में देखते हैं तो बेटा ये जो मेडुलरी पिरामिड है इसके बाद में जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कैलिक्स बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। तो मतलब यहां पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है और यूरिन फिर बाद में कैलिक्स से होते हुए एक कॉमन एरिया में जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस, और इसी को हम लोग वृक्क पेल्विस भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो रीनल पेल्विस हो गया ये, ठीक है, इसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। और रीनल पेल्विस से जो होता है यूरिन जो होता है वो मूत्र वाहिनी मतलब कि यूरेटर के अंदर कलेक्ट हो जाता है। किसके अंदर कलेक्ट हो जाता है? यूरेटर के अंदर। और उसके बाद में कहां चला जाता है? मूत्राशय में चला जाता है। और पर्टिकुलरली उसके बाद में मूत्र मार्ग के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये कैलिक्स होता है, कैलिक्स के अंदर कलेक्ट होता है, तो कैलिक्स, ठीक है। और हमको ये पता होना चाहिए बेटा कि ना किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है पर्टिकुलरली ब्लड को फिल्टर करना, है ना। तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए जो पर्टिकुलरली आर्टरी आती है उसको हम लोग बोलते हैं वृक्क धमनी, ठीक है। वृक्क धमनी का मतलब ये हो गया बेटा ये रीनल आर्टरी होगी, है ना। रीनल आर्टरी क्या होता है बेटा? जो भी है ना नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किडनी में लेके आती है, तो ये रीनल आर्टरी हो गई, ठीक है। और वृक्क शिरा, वृक्क शिरा का मतलब ये हो गया कि ये रीनल वेन होगी जो कि पर्टिकुलरली जब भी ना जो आपका ब्लड जो फिल्टर आउट हो जाता है उसको बाकी बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है। तो वृक्क शिरा जो होगी ये कौन सी होगी? ये रीनल वेन हो जाती है, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। यस, तो ये अब आपको समझ आ गया होगा बेटा जो किडनी है, किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या क्या होते हैं। हम लोगों ने जो डिस्कस किया वापस से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग, है ना। वृक्क आवरण
आवरण हो गया, ये आपका रीनल कैप्सूल हो गया, कवरिंग होगी जो कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है किडनी की, ठीक है। इसके बाद में जो कॉर्टेक्स वाला एरिया हो गया जिसको हम लोग वल्कुट बोलते हैं, ये बाहरी पार्ट जो हो गया कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स जो होता है बीच में मेडुला के अंदर की तरफ में जहां पे एक्सटेंड करता है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं बर्तनी के स्तंभ, मतलब कि कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो कॉर्टेक्स जो होता है मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो है एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बर्तनी स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। ये आपका फिर मैंने बताया कि ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं, इस तरह से मेडुलरी पिरामिड्स हैं। मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर जो होते हैं नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मेडुलरी पिरामिड्स को हम लोग मध्यांश पिरामिड भी बोलते हैं। इसके बाद में मेडुलरी पिरामिड जो होते हैं, क्योंकि इसके अंदर नेफ्रॉन है, यूरिन इधर ही फॉर्मेशन होता है, यूरिन फिर बाद में जाएगा इस रीजन में। ये जो रीजन आप जो देख रहे हैं, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है ये ओपन होता है किसके अंदर, रीनल पेल्विस के अंदर, जिसको हम लोग वृक पेल्विस भी बोलते हैं, ठीक है। रीनल पेल्विस से वो मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय और मूत्र मार्ग के थ्रू। वृक धमनी जो होता है बेटा, इसके अंदर जो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। और नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है बेटा वो कौन सा होता है, ह्यूमन के अंदर हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है इससे पहले कि वो यूरिया होता है। तो यूरिया सबसे ज्यादा जो है इसके अंदर पाया जाता है, और सबसे कम किसके अंदर पाया जाता है, वृक शिरा में पाया जाता है, क्योंकि ये बेटा वेन है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, यूरिया सबसे कम होता है, यूरिया सबसे इसमें कम होता है, इसमें यूरिया सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, धमनी में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि एक बार फिल्टर हो गया ना इधर ब्लड, फिल्टर होने के बाद में वो कहां गया, वृक शिरा के थ्रू वो किस में चला गया, वो हार्ट में चला जाता है, और हार्ट उसको पूरे बॉडी में पंप कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे किडनी का डायग्राम हो गया बेसिक। आ जाइए नेक्स्ट। अब थ्योरेटिकली इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। वक्र सेम के बीच की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग का होता है। तो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया बेटा कि ये किस तरह से होता है, ये बीन शेप्ड होता है, और बीन शेप के साथ साथ ये हल्के लाल भूरे रंग का होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये अंतिम वशीय और तीसरी कटी केशरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। देखिए ये पोजीशन बता रहा है आपको, पोजीशन क्या बता रहा है कि ये जो किडनी है, किडनी किस लेवल पे प्रेजेंट होती है। जब हम लोग देखते हैं तो इसका जो लेवल होता है वो T12, मतलब कि जो 12th है ना थोरेसिक वर्टिब्रे है, ठीक है, और L3 मतलब कि तीसरी लंबर वर्टिब्रे जो होती है उसके लेवल पे होता है ये किडनी, और ये डॉर्सल साइड में होती है, ये बॉडी के मतलब एब्डोमिनल रीजन में होती है। एब्डोमिनल रीजन में भी क्या होती है, डॉर्सल साइड में होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा कि ये अंतिम वशीय, अंतिम वशीय का मतलब हो गया थोरेसिक, ठीक है, और तीसरी कटी का मतलब ये हो गया लंबर। तो 5 लंबर वर्टिब्रे होती है हमारे पास में बेटा, तो 5 नंबर में से तीसरी तक, और आखिरी जो थोरेसिक है 12 नंबर की, वहां से स्टार्ट होती है और तीसरी लंबर तक जाती है। केशरुका का मतलब हो गया है ना आपकी वर्टिब्रे, मतलब कि जो पीछे बैकबोन जो होती है बेटा वो 33 बोन से मिलकर बनी हुई होती है। तो उसमें से ये जो है उसका लेवल आपको बता रखा है। उदर गुहा का मतलब ये हो गया कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है। आंतरिक पृष्ठ सतह का मतलब ये हो गया कि वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, पीछे की तरफ में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन चल रहे हैं हम लोग, है ना। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वर्ग की लंबाई, ये आपको पूरा डेटा याद रखना है कि लंबाई उसकी 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर, और तथा भार जो होता है 120 से 170 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जा सकता है ये, है ना। वक्र के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल कॉनकेव सतह की मध्य की एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम में देखिए बेटा, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा जो एरिया है ये तो पूरा क्लोज है, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है ये जो है ये तो पूरा क्लोज है ना। यहां पे आपको एक ओपनिंग दिख रही है, ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, ठीक है, इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है ना। इस हाइलम से क्या हो रहा है बेटा, आप ढंग से देखेंगे तो यहां से रीनल पेल्विस के थ्रू यूरेटर बाहर निकल रहा है, और इससे है ना ये जो रीनल आर्टरी है वो अंदर जा रही है, और रीनल वेन जो है, वृक शिरा जो है वो बाहर निकल रही है, ठीक है। इसके साथ साथ
यहां से ही कुछ नर्व्स जो होती है ना, तंत्रिकाएं जो होती है वो भी अंदर जाती है। ठीक है, तो ये हाइलम जो होती है खांच की तरह है जो इधर ओपन है ना, और वो पर्टिकुलरली उससे क्या होता है ये सारी चीजें अंदर जाती है। तो वक्र के केंद्रीय भाग के भीतरी अवतल मतलब कॉनकेव सतह के मध्य में एक खांच होती है, ठीक है, जिसे हाइलम कहते हैं। तो वो हाइलम का मैंने आपको बता दिया कि हाइलम किसे कहते हैं बेटा, इस वाले रीजन को खांच, ये खांच कह रहे हैं, ये इधर इसको हाइलम कह रहे हैं। यहां से बेटा है ना यूरेटर बाहर निकल रहा है, आर्टरी अंदर जा रही है और वेन बाहर निकल रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली क्या दे रखा है। हाइलम से होकर मूत्र नलिका मतलब यूरेटर, रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती है। ये बात क्लियर होगी बेटा। जो नर्व्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स भी अंदर जाते हैं, यहां से रक्त वाहिनी अंदर जा रही है, जैसे कि हम लोग आर्टरी बात कर रहे हैं, रीनल आर्टरी, और रीनल वेन बाहर निकल रही है। और मूत्र नलिका मतलब कि यूरेटर जो है वो यूरेटर इधर से बाहर निकल रहा है यूरिन लेके। तो ये पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। हाइलम के भीतर की कीप की आकार की रचना होती है जिसे वक्रीय श्रोणी पेल्विस कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया बेटा कि आप चाहे यहां से देखिए कि कैलिक्स से यूरिन कहां जाएगा, वो ना पेल्विस में जाएगा। तो ये जो रीनल पेल्विस वाला एरिया, ये वाला इधर आएगा। ठीक है, या फिर आप इधर से देखिए कि हाइलम के अंदर की तरफ में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पेल्विस। तो ये हो गया रीनल पेल्विस। ठीक है, आ जाइए आगे। तो रीनल पेल्विस कहते हैं। हाइलम से निकलने वाले प्रक्षेपो प्रोजेक्शन को चषक कैलिक्स कहते हैं। देखिए यहां पे क्या दे रखा है बेटा कि प्रोजेक्शन जो होते हैं, यहां पे इस तरह के जो प्रोजेक्शंस हैं, ये जो प्रोजेक्शंस हैं, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये प्रोजेक्शंस को, ये जो प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, ये प्रोजेक्शन को, इसको हम लोग कैलिक्स कह रहे हैं। ये प्रोजेक्शंस को, दिस प्रोजेक्शंस, ठीक है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कैलिक्स कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, कैलिक्स कह रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। वक्र के बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। तो वो मैंने आपको बता दिया बेटा कि इसको रीनल कैप्सूल भी कहते हैं हम लोग। ये वाला पार्ट जो होता है वक्र आवरण, रीनल कैप्सूल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको रीनल कैप्सूल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये वाली सारी की सारी एनसीईआरटी बेस्ड जो भी लाइन है वो मैं आपको करवा रहा हूं। वक्र में दो भाग होते हैं। ठीक है, बाहरी को क्या बोलते हैं, वल्कुट बोलते हैं, और उसको कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, है ना। और भीतरी मध्यांश होता है और उसको मेडुला बोलते हैं। ये दोनों चीजें अपन ने देख ली है। मध्यांश वाले भाग में क्या होता है बेटा, शंक्वाकार पिरामिड होते हैं, मतलब कि पिरामिड शेप जो होते हैं, मध्यांश पिरामिड होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा कि इस तरह से पिरामिड शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, में बटा होता है जो कि चषकों में फैले रहते हैं। चषकों का मतलब हो गया कैलिक्स। तो कैलिक्स वाले पार्ट में फैले रहते हैं जहां पे प्रोजेक्शंस होते हैं। वल्कुट मध्यांश पिरामिड पिंडों के बीच फैलकर वक्र स्तंभ बनाते हैं जिन्हें बर्तनी स्तंभ, कॉलम ऑफ बर्तनी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जो कॉलम होते हैं, है ना, तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से ये पिरामिड जैसे हो गए, तो इसके बीच में ये जो एरिया है इसको हम लोग कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। इन कॉलम्स को हम लोग कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। तो ये जो बीच वाला एरिया है, क्योंकि इससे बाहर जो है वो पूरा पूरा कॉर्टेक्स है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स जो अंदर की तरफ में एक्सटेंड कर रहा है, किसके बीच में, मेडलरी पिरामिड के बीच में, है ना। तो वल्कुट मध्यांश पिरामिड के बीच फैलकर रक्त स्तंभ बनाते हैं जिन्हें बर्तनी स्तंभ कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। तो इसको कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। बीच वाले दो मेडलरी पिरामिड के बीच वाले एरिया को हम लोग कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेफ्रॉन की, व्रकाणुओं की बात कर रहे हैं। ये जो होती है बेटा एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। किडनी की एक फंक्शनल यूनिट होती है, क्योंकि बेटा जो भी फंक्शन हो रहा है किडनी का फंक्शन क्या बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करके बॉडी से बाहर करना। तो वो जो काम हो रहा है वो इसके अंदर हो रहा है। और अभी मैंने आपको बताया था ये जो नेफ्रॉन्स है जो लाखों की तादाद में होते हैं, वो पर्टिकुलरली वो कहां प्रेजेंट होते हैं, इस डायग्राम में देखिए वो कहां प्रेजेंट होते हैं, मेडलरी पिरामिड में। ये जो आप लंबी लंबी जो लाइनें देख रहे हैं ये नेफ्रॉन ही है। ठीक है, दीज आर द नेफ्रॉन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो यहां पे देखिए एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होगा, इधर एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाले पार्ट से, है ना। तो इस वाले जो ये जो कप शेप आपको जो दिख रहा है, इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बेटा, इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बोमेन संपुट, मतलब कि बोमेन कैप्सूल बोलते हैं इसको। ठीक है,
क्या बोलते हैं? बॉमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बॉमेंस कैप्सूल बोलते हैं। अब आप देखेंगे बेटा, जो बॉमेंस कैप्सूल है इसके अंदर आपको एक गुच्छा दिख रहा है कैपिलरीज का, तो इनको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कोशिका गुच्छ। ठीक है, क्योंकि कोशिका मतलब कैपिलरीज का गुच्छा है ये, और ये कोशिकाएं किससे बन रही है? अभिवाही धमनी का, मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल, ये एफरेंट आर्टरियोल जो होती है बेटा, ये किसकी ब्रांच है? ये एक ब्रांच है किसकी? आर्टरी की। जो आर्टरी अभी अभी एंटर हुई है किडनी के अंदर, नाइट्रोजनस वेस्ट लेके आई है, तो उस आर्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी बोलते हैं। तो रीनल आर्टरी डिवाइड हो जाती है एफरेंट आर्टरियोल में, और एफरेंट आर्टरियोल इस तरह से है ना, ये बोमेन संपुट के अंदर एंटर होती है गुच्छे के फॉर्म में, जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, और वो बाहर कैसे निकलती है? अपवाही धमनिका की फॉर्म में। अपवाही धमनिका मतलब जो हो गया वो इफरेंट आर्टरियोल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? इफरेंट आर्टरियोल हो गया। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको समझ आ गया बेटा। जो बोमेन संपुट है और ग्लोमेरुलस है, इन दोनों कलेक्टिवली हम लोग मैल्फिगन कॉर्पुसल्स बोलते हैं। ठीक है, और मैल्फिगन कॉर्पुसल्स को हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हम लोगों ने अभी अभी देखा कि इस तरह से अभिवाही धमनिका एफरेंट आर्टरियोल एंटर करती है, और वो एक गुच्छे की फॉर्म में, कैपिलरीज की फॉर्म में यहाँ पे एंटर होती है, और उसके बाद में अपवाही धमनिका मतलब कि उसने इधर एंटर होने के बाद में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कहां डाल दिया होगा? बोमेन संपुट में डाल दिया होगा। ठीक है, उसके बाद में ट्यूबुलर पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ट्यूबुलर पार्ट में जो पहला ट्यूबुलर पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं समीपस्थ संवालित नलिका, मतलब इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? पीसीटी, शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी बोलते हैं। इसके बाद में जो पीसीटी है बेटा वो कंटिन्यू हो जाती है, और उसको हम लोग बोलते हैं हेनले पाश और हेनले लूप भी बोलते हैं इसको। तो ये आपको जो दिख रहा है ये हेनलेस लूप है। हेनलेस लूप का मतलब ये है बेटा कि ये एक यू शेप स्ट्रक्चर है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। यू शेप स्ट्रक्चर में इसमें दो भुजाएं होती है, एक होती है आरोही भुजा। आरोही भुजा का मतलब होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, कि ये एक ऐसी भुजा है हेनले लूप की जो डिसेंड कर रही है, नीचे की तरफ में जा रही है, और एक होती है अवरोही भुजा, तो इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। अवरोही भुजा जो होती है बेटा वो कंटिन्यू जाती है किसमें? दुरस्थ संवालित नलिका में, जिसको हम लोग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, है ना। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो क्या क्या चीजें होगी बेटा? बोमेस कैप्सूल हो गया, बोमेस कैप्सूल के बाद में पीसीटी वाला पार्ट आ गया, तो पीसीटी वाला पार्ट ये यहाँ पे खत्म हो गया, पीसीटी वाला इधर से इधर स्टार्ट हुआ। उसके बाद में ये हेनले लूप दिख रहा है जो हेयर पिन है, हेनले लूप के बाद में डीसीटी आ गया, और डीसीटी के बाद में जो होता है बेटा वो यूरिन जो होता है वो इस डक्ट में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं संग्रह नलिका, मतलब कि कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे वो कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात हमको समझ आ गई है। इस डायग्राम से रिलेटेड हम लोगों ने सारी लेबलिंग अंडरस्टैंड कर ली है। अच्छा, एक चीज इसके अंदर रह गई है बेटा, ये जो अपवाही धमनिका है मतलब इफरेंट आर्टरियोल है, ये इफरेंट आर्टरियोल ही कंटिन्यू होके क्या बना देती है? वासा रेक्टा बना देती है। ठीक है, ये वासा रेक्टा जो होती है, ये वासा रेक्टा का हम लोग सिग्निफिकेंस अभी आगे समझेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो यूरिन फॉर्मेशन के दौरान बहुत सारी एसेंशियल चीजें भी जो होती है वो पर्टिकुलरली इसके अंदर आ जाती है, तो उसको हमको वापस से लेना है और उसको वापस से लेके ब्लड में डालना है। तो वो ब्लड में कैसे आएगी? वासा रेक्टा के थ्रू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है बेटा। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचना वृकाणु पाई जाती है। तो लगभग हर किडनी के अंदर, मतलब कि ईच किडनी है 10 lakhs नेफ्रॉन, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, ये एक क्रियात्मक इकाई है, मैंने आपको बता दिया एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, प्रत्येक वृकाणु के दो भाग होते हैं जिन्हें गुच्छ, ग्लोमेरुलस और वृक्क नलिका कहते हैं। तो मैंने आपको ये चीज बता दी है बेटा। वृक्क नलिका का मतलब ये हो गया रीनल ट्यूब्यूल। तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बोमेस कैप्सूल बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलस, जिन्हें गुच्छ कह रहे हैं हम लोग।
तो ये वाला हो गया गुच्छ, और दूसरा वाला ये जो पार्ट है ये रीनल ट्यूब्यूल है। तो मतलब दो चीजें हैं इसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। एक तो ये अभिवाही धमनिका के द्वारा जो बन रहा है ये ग्लोमेरुलस, ये वाला पार्ट, ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, और दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब जिसके अंदर क्या क्या आ रहा है, बोमेस कैप्सूल आ रहा है, पीसीटी आ रहा है, डीसीटी आ रहा है, कलेक्टिंग डक्ट आ रहा है, ये जो है इसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल, है ना। तो रीनल ट्यूब्यूल का मतलब ये हो गया कि वृक्क नलिकाएं होगी। तो दो भाग से में बटा होता है ये। गुच्छावक्रीय धमनी की शाखा अभिवाही धमनिकाओं एफरेंट आर्टरियोल से बनी केशिकाओं कैपिलरी का एक गुच्छ है। तो बिल्कुल सही बात है बेटा कि ये किससे बन रही है। ये आप जब देखेंगे तो अभिवाही धमनिका है ना कंटिन्यू हो रही है, और यहाँ पे एक गुच्छा बना रही है कैपिलरीज का, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। तो वो यही बता रहा है कि ग्लोमेरुलस जो होता है वो किससे बना हुआ होता है ना। ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनिका इफरेंट आर्टरियोल द्वारा जाया जाता है। तो इफरेंट आर्टरियोल आप देख रहे हैं कि बेटा ये जो है ये इफरेंट आर्टरियोल है, अपवाही धमनिका है, ठीक है। इससे फिर आपका ब्लड जो है कंटिन्यू हो जाता है। तो यहां से एंटर हुआ और यहां से कंटिन्यू हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आगे थ्योरी में क्या दे रखा है। जब हम लोग आगे देखते हैं तो बेटा हमको पता लगता है कि ये जो है ये वाला पार्ट जो है ये मेन आपका बोमेस कैप्सूल वाला पार्ट है। तो ये आपका हो गया बोमेस संपुट, ठीक है, और ये वाला पार्ट हो गया अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ बेटा, अगर इधर आप केयरफुली देखेंगे, यहाँ पे आप केयरफुली देखेंगे तो आपसे पूछा जाता है कि अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिया में जो डायमीटर होता है, डायमीटर में किसमें डिफरेंस होता है। तो बेटा इसका जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। इसका जो ल्यूमेन होता है वो ब्रॉडर होता है। तो इसका डायमीटर जो होता है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अपवाही धमनिका। मतलब कि जहां से ब्लड जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एंटर कर सकता है, और यहां से ब्लड बहुत कम मात्रा में बाहर जाता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड कहां आएगा, ग्लोमेरुलस में आएगा, और कम से कम ब्लड उधर जाएगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा इधर। उस प्रेशर के कारण क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। अभी हम लोग जब नेक्स्ट देखेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो वहां पे हम लोग समझेंगे कि ये अगर ना समान डायमीटर में हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको डायमीटर बता दिया कि अपवाही धमनिका का डायमीटर जो होता है, इसका डायमीटर जो होता है वो इससे क्या होता है, ज्यादा होता है। ये आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि बोमेस संपुट और ये जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ग्लोमेरुलस वाला, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, ये बनाता है मेल्फिगिकाय और अथवा वृक्क कणिका, मतलब कोई कॉर्पुसल्स, रीनल कॉर्पुसल्स बोलते हैं और मेल्फिगन बॉडी बोलते हैं इसको, है ना। तो वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्यालीनुमा बोमेस संपुट से प्रारंभ होती है, जिसके भीतरी गुच्छ होता है। तो ये कहना कप शेप है बेटा, है ना, कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं बोमेस संपुट, और उसके अंदर ग्लोमेरुलस है। तो बोमेस संपुट और ग्लोमेरुलस को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्फिगिकाय बोलते हैं अथवा वृक्क कणिका बोलते हैं, जिसको कॉर्पुसल्स भी बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज भी डिस्कस कर ली है बेटा कि बोमेस संपुट से एक अति कुंडलित समीपस्थ संवलित नलिका पीसीटी प्रारंभ होती है। इसके बाद व्रकाणु के हेयर पिन के आकार का हेनले लूप पाया जाता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग हेनले लूप बोलते हैं। हेनले लूप में आरोही व अवरोही भुजा, मतलब कि एक तो डिसेंडिंग लिम्ब होती है और एक असेंडिंग लिम्ब होती है। आरोही भुजा में एक और अति कुंडलित नलिका दूरस्थ संवलित नलिका डीसीटी प्रारंभ होती है। मतलब कि जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब किसमें कंटिन्यू हो जाती है, डीसीटी में कंटिन्यू हो जाती है। देखिए वापस डायग्राम में देखिए बेटा, तो ये आपका हो गया टीसीटी से कंटिन्यू हुई आरोही भुजा, मतलब कि डिसेंडिंग लिम्ब, और फिर ये कंटिन्यू हो गई असेंडिंग लिम्ब, और असेंडिंग लिम्ब से दूरस्थ संवलित नलिका, मतलब कि ये हो गया आपका डीसीटी वाला पार्ट, ठीक है। तो यहां तक हमको क्लियर हो गया। देखिए बेटा, अनेक व्रकाणुओं की दूरस्थ संवलित नलिका एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती है। अनेक संग्रह नलिका मिलकर चषकों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वक्रीय शूरणी में खुलती है। तो मैंने आपको बताया कि बेटा जो फर्स्ट डायग्राम हम लोगों ने देखा था, ठीक है, जो फर्स्ट हम लोगों ने डायग्राम देखा था वो वापस से मैं बताता हूं आपको कि ये जो है जितने भी नेफ्रॉन्स है बेटा, वो सारे के सारे नेफ्रॉन्स एक कॉमन एरिया में खुलते हैं जिसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है, चषकों, है ना। तो कैलिक्स बोलते हैं, यहाँ पे इधर लिखा हुआ भी है कैलिक्स। तो ये कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स फिर फर्दर किस में खुलता है, रीनल पेल्विस में खुलता है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्रकाणु की वृक्क कणिका समीपस्थ संवलित नलिका
और दूरस्थ संवलित नलिका आदि वृक्क के वल्कुट भाग में, जबकि हेनले लूप मध्यांश स्थित होते हैं। देखिए इस वाले डायग्राम में ये बिल्कुल क्लियर आपको दिखेगा, ये वाला जो पार्ट है बेटा। तो इसमें जब हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा, यहां पे एक लाइन में बीच में खींच रहा हूं, ये देखिए बेटा, ये वाली लाइन। तो यहां पे आपको जो बोमेंस कैप्सूल है और पीसीटी वाला पार्ट है और डीसीटी वाला पार्ट, तो इधर लाइन हम लोगों ने थोड़ा सा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होगी, एक तो बोमेंस संपुट हो गया, एक हो गया आपका ये वाला पार्ट पीसीटी वाला पार्ट, और एक हो गया डीसीटी वाला पार्ट। ये जितने भी पार्ट है ये कहां पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपके कॉर्टेक्स वाले रीजन में, और ये वाला जो पार्ट है ये किसमें प्रेजेंट है, ये मेडुला वाले रीजन में। तो मैं वापस से आपको बताता हूं कि इससे ऊपर वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट हो गया, वो कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया, किडनी में जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, और इसके नीचे वाला जो पार्ट हो गया वो मेडुला वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो वापस से देखिए बेटा इस डायग्राम में, तो यहां पे आप देखेंगे बेटा कुछ लाइंस आपको बाहर की तरफ दिख रही है, तो इसका मतलब यह है कि जो ये कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है, वल्कुट वाला रीजन है, यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है, इसके बाहर की तरफ में कौन कौन सी चीजें होती है, पीसीटी इसमें बाहर की तरफ में होता है, बोमेंस कैप्सूल इसमें बाहर की तरफ में होता है, और डीसीटी जो होता है इसके अंदर बाहर की तरफ में होता है, हेनले लूप इसके अंदर की तरफ में होता है मेडुला वाले रीजन में, ठीक है। हेनले लूप अंदर की तरफ में होता है, ठीक है। यस, आगे कंटिन्यू करते हैं। गुस्स से निकलने वाली अपवाही धमनिका वक्रीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म कोशिकाओं का जाल बनाती है, जिसे परिनालिका कोशिका जाल कहते हैं, ठीक है। परिनालिका कोशिका जाल का मतलब ये हो गया पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती है वो क्या बनाती है, इस जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समांतर चलते हुए यू आकार की संरचना वासा रेक्टा बनाती है। तो यू आकार की संरचना हम लोगों ने देख ली है, वासा रेक्टा क्या होती है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि दिस पार्ट इज द वासा रेक्टा। तो ये होगी बेटा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ये वाली जो है ना, ये जो निकल रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपवाही धमनिका, मतलब कि इफरेंट आर्ट्रियोल। ये इफरेंट आर्ट्रियोल फिर फर्दर क्या बना रही है, ये बना रही है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, और यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरी फिर इस तरह से यू शेप्ड क्या बना रही है, वासा रेक्टा बना रही है। तो हेनले लूप के पैरेलल ही आपको दिख रहा है कि वासा रेक्टा है, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं बेटा। यहां पे हम लोग है ना ऑन द बेसिस ऑफ बेटा की लूप ऑफ हेनले, है ना, कि किसका लूप ऑफ हेनले छोटा है और किसका लूप ऑफ हेनले बड़ा है ना, तो उसके बेसिस पे हम लोग वक्राणुओं को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन आर टू टाइप, है ना। एक तो हो गया बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है उसका मेजर पोर्शन जो होता है वो कॉर्टेक्स रीजन में होता है, किसमें होता है, वल्कुट रीजन में होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वल्कुटीय वक्राणु, ठीक है। और एक होता है बेटा जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जस्टा मध्यांशी वक्राणु, मतलब कि इसका जो हेनले लूप जो होता है वो बहुत लंबा होता है और वो मेडुला वाले रीजन में ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हमारे बॉडी के अंदर जो पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, और जो रिमेनिंग 15% होते हैं दीज आर ओनली जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो 15% ये होते हैं। अब इसमें हेनले लूप जो होता है बेटा, हेनले लूप इसके अंदर छोटा होता है क्योंकि इसके अंदर कॉर्टेक्स रीजन में मेनली पार्ट होता है और बहुत छोटा हेनले लूप होता है जो मेडुला में प्रेजेंट होता है। ऐसा कोई लंबा है ना हेनले लूप नहीं होता है। और इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि इसको बोलते हैं जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि इसके अंदर जो मेडुला वाले रीजन में हेनले लूप जो होता है बहुत लंबा होता है और अंदर तक प्रेजेंट होता है, तो इसमें हेनले लूप बड़ा होता है, ठीक है। इसके अंदर वासा रेक्टा अनुपस्थित होती है, क्योंकि बेटा जब हेनले लूप ही छोटा है तो वासा रेक्टा का हमको यूज ही नहीं है। और इसके अंदर वासा रेक्टा क्या होती है, उपस्थित होती है, क्योंकि हेनले लूप बड़ा है तो उसके पैरेलल ही क्या चलती है, वासा रेक्टा चलती है। और इधर ही मैं आपको एक चीज और बता देता हूं बेटा कि हेनले लूप का बड़ा और छोटा होना ये डिपेंड करता है कि उस एनिमल के अंदर, उस प्राणी के अंदर कितना यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है हमको, है ना। तो हमारे अंदर बेटा कि 85% जो होता है वो नेफ्रॉन इसी तरह से होते हैं कि जिसमें हेनले लूप छोटा होता है। तो हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा हमको वाटर कंजर्व नहीं करना होता है, क्योंकि हेनले लूप जो होता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए यूज होता है कि वाटर को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाए हम लोग। तो हमारे अंदर वो नहीं करना होता है, इसलिए क्या होता है बेटा कि हमारे अंदर मोस्टली 85% यही होता है। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं बेटा, उसके अंदर क्या होता है, वाटर को ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करना होता है, तो उसमें हेनले लूप लंबा होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को कम से कम अपनी बॉडी से लॉस करेंगे और वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेटा जो मेन जो है
डिस्कस जो करा है वो एक तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी डिस्कस करा है और एक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन डिस्कस करा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में हम लोग वापस से एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है। एक हमारा पार्ट हो गया बेटा बोमेस कैप्सूल, है ना। तो बोमेस कैप्सूल जो हो गया, बोमेस कैप्सूल के अंदर एक गुच्छा होता है कैपिलरी का जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। वो किससे बनता है? एफरेंट आर्टरियल अंदर की तरफ में जाते हैं और इफरेंट आर्टरियल बाहर की तरफ में जाते हैं, ठीक है। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? ग्लोमेरुलस और बोमेस कैप्सूल को हम लोग मेल्फिगेंट टिब्यूल बोल देते हैं और इसको हम लोग रीनल कॉर्पुसेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम लोग, इसके बाद में जो टिब्यूल वाला पार्ट होता है, एक तो ये पीसीटी वाला पार्ट हो गया, हेनले लूप हो गया, और उसके बाद में ये डीसीटी वाला पार्ट हो गया। डीसीटी से जो यूरिन है वो कलेक्ट कहां होता है? वो कलेक्ट होता है रीनल कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर, ठीक है। ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट होगी जिसको संग्रह नलिका बोलते हैं हम लोग। इससे पैरेलली जो है रन करता है उसको हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा, है ना। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। इसी के साथ में हम लोगों ने एक डायग्राम किडनी का भी देखा, उसको भी वापस से मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं। ये डायग्राम बेटा, तो किडनी जो होती है बेटा आउटर साइड से व्रकर्ण आवरण से प्रोटेक्टेड होती है, रीनल कैप्सूल बोलते हैं इसको। इसके बाद में इसके अंदर जो रीजन होता है उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो कॉर्टेक्स हो गया और एक क्या हो गया बेटा? मेडुला हो गया। कॉर्टेक्स रीजन में जो होता है, मैंने बताया कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है? बोमेस कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी वाला पार्ट। और जो हेनले लूप होता है, हेनले लूप अगर छोटा है तो वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाएगा और हेनले लूप बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। हमारे जो बॉडी के अंदर जो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं, मेडुला वाले रीजन में हम लोग रीनल पिरामिड्स इसको बोलते हैं। इसी में क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं और बीच बीच में जो आपको एक कॉलम दिख रहे हैं इसको कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं। इसके बाद में जो यूरिन है वो कैलिक्स के थ्रू कहां एंटर होता है? रीनल पेल्विस में होता है, इस रीजन को रीनल पेल्विस बोलते हैं। यहाँ पे एक ओपनिंग होती है इसको हाइलम बोलते हैं। तो हाइलम से जो होती है आर्टरी और वेंस अंदर बाहर जा सकती है, यूरिटर इधर से बाहर जा रहा है और यहां से कुछ तंत्रिकाएं मतलब न्यूरॉन्स एंटर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मूत्रवाहिनी जो खुलती है वो कहां खुलती है बेटा? वो हम लोगों ने फर्स्ट डायग्राम में देखा कि मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती है और वो मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस, तो नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे बेटा, वो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा वो रहेगा।